नमस्कार। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मुस्लिम सांप्रदायिकता का उद्भव और मुस्लिम लीग की स्थापना। बच्चों, सबसे पहले अगर बात करें कि इसके जो मुस्लिम सांप्रदायिकता का जो उद्भव हुआ या यूँ कहें कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई, उसके कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहला जो कारण था उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो मुसलमानों की जो अधोगति थी वो इसका एक प्रमुख कारण बनी। भारत में रहने वाले मुसलमान जो थे इनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे लोग थे जो विदेशों से आने वाले व्यापारी और आक्रामकों की संतान थी, और दूसरे वर्ग में वे लोग थे जो कि धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। प्रथम वर्ग के लोग शासन सूत्र संभालते थे और सरकारी नौकरियों पर उनका एकाधिकार था। दूसरे वर्ग के जो अधिकतर लोग थे वो खेतीबाड़ी या छोटा मोटा काम करते थे। धर्म परिवर्तन के बाद भी उनके सामाजिक जीवन स्तर में कोई विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। उच्च अभिजात वर्ग का जो कभी राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त था, 19वीं शताब्दी में राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो चुका था, और ये वर्ग राजनीतिक प्रभुत्व का इतना अधिक अभ्यस्त हो गया था कि इसने कभी व्यापार और व्यवसाय की ओर भी अधिक ध्यान नहीं दिया। उनकी ये अधोगति भारत में अंग्रेजों के आने के बाद हुई थी। कल के जो शासक थे वो अब जन सामान्य की श्रेणी में आकर अंग्रेजों के गुलाम बन गए। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने भी मुसलमानों की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया था, क्योंकि मुसलमान अपनी परंपरागत शिक्षा पद्धति से ही अभ्यस्त थे। मुसलमानों ने अपनी गिरती हुई स्थिति को महसूस किया और उनमें असंतोष की भावना भर गई। फलस्वरूप उनमें राजनीतिक जागरूकता और विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। दूसरा जो कारण था वो था 1857 ईस्वी का प्रतिरोध। ये लगभग सर्वमान्य तथ्य है कि ब्रिटिश अधिकारियों की दृष्टि में 1857 ईस्वी की परिस्थितियों में भारत का प्रत्येक मुसलमान जो है वो एक विद्रोही था। अधिकतर समकालीन पर्यवेक्षक जो हैं उन्होंने इस मत की पुष्टि की है। इस मत की पुष्टि अनेक तथ्य को पुष्टि इस मत ये जो मत था इसकी पुष्टि में अनेक तथ्य जो हैं वो सहायक रहे हैं। जैसे कि बहादुर शाह द्वितीय जो है उसको 21 तोपों की सलामी के द्वारा अकबर और औरंगजेब की ही परंपरा में हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया जाना, अवध के विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और पुत्र बिजरिस कादिर के हाथों में होना, और इसी प्रकार से रोहिला सरदार खान बहादुर खान के द्वारा दिल्ली के बादशाह के अधीन नवाब ए नाजिम का पद ग्रहण करना आदि। इसलिए प्रतिरोध की समाप्ति के बाद हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमान ब्रिटिश दंड नीति के अधिक भुक्तभोगी बने। ब्रिटिश प्रतिशोध का हृदय विदारक उदाहरण दिल्ली में विशेष रूप से दिखाई देता है। दिल्ली में न केवल वृद्ध बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया, बल्कि उनके 3 लड़कों को भी कत्ल कर दिया गया और अन्य 23 शहजादों को प्राण दंड दिया गया। किंतु ब्रिटिश अधिकारियों का एक वर्ग किसी एक निश्चित समुदाय पर इस विद्रोह का संपूर्ण उत्तरदायित्व थोपने के विरुद्ध था। इसी क्रम में आगे चलकर अलीगढ़ आंदोलन जो है ये शुरू हुआ। लगभग 6 शताब्दियों के दीर्घ शासन के उपरांत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुस्लिम शासक वर्ग के हाथों में राजनीतिक सत्ता जो है वो छिन गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने के साथ ही शासन के क्षेत्र में नई संस्थाओं का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक उनकी स्थिति शोचनीय हो गई। नए शासन तंत्र के सामंजस्य के प्रश्न पर मुस्लिम समाज में 2 वर्ग उभर कर आए। एक वर्ग तो वो था जो कि किसी भी कीमत पर ब्रिटिश सत्ता से समझौते के पक्ष में नहीं था और हिंसात्मक साधनों से उसे उखाड़ फेंकना चाहता था। इसके विपरीत दूसरा वर्ग ब्रिटिश सत्ता की स्थिरता चाहता था और मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को महत्वपूर्ण मानता था। पहले वर्ग का प्रतिनिधित्व जो था वो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी ने किया, जबकि दूसरे वर्ग की विचारधारा ने अलीगढ़ आंदोलन जो है उसको जन्म दिया, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया। ये जो वहाबी आंदोलन था इसका बाद में जो केंद्र था ये पटना बना, और इस आंदोलन और जिहाद की घोषणा के कारण ब्रिटिश शासकों को पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कई बार सैनिक अभियान करने पड़े और वहाबी आंदोलन के समर्थकों पर मुकदमे भी चलाए गए। 1871 ईस्वी के मुकदमों के दौरान ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुस्लिम कटुता अपने चरम शिखर पर थी। मुसलमानों में उच्च शिक्षा जो है उसके प्रति
मानसिक उदासीनता समाप्त करने में जिस मुस्लिम नेता का सर्वाधिक योगदान रहा था वो था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अपने जीवन के प्रमुख दो उद्देश्य बनाए। पहला तो अंग्रेज और मुसलमानों के जो संबंध हैं उनको ठीक करना, और दूसरा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना। अंग्रेज जो थे इन्होंने भी फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन करते हुए मुसलमानों के प्रति सद्भावना प्रकट करना उचित समझा, क्योंकि हिंदुओं में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के विरुद्ध वे मुस्लिम सांप्रदायिकता का प्रयोग कर सकते थे। इसलिए सैयद अहमद खान को अपने प्रथम प्रयास जो उद्देश्य जो था उसमें शीघ्र ही सफलता मिल गई। दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने विचार और कार्यक्रमों का केंद्र अलीगढ़ को बनाया, और यहाँ से किए गए सभी प्रयासों का सामूहिक नाम अलीगढ़ आंदोलन है। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। 1875 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज का विधिवत उद्घाटन जो है वो किया। ये जो कॉलेज था इसने मुसलमानों में नव चेतना लाने और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की। अलीगढ़ आंदोलन के विचारों को प्रचारित करने के लिए उन्होंने 1886 ईस्वी में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए 1890 ईस्वी में इसका नाम ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। कांग्रेस विरोधी अभियान में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडर बेक जो थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बेक ने अलीगढ़ के छात्रों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए छात्रावास में जाकर तथा स्वयं अपने घर पर बुलाकर उनका मानसिक रूप से उन्हें इसके लिए तैयार किया। कांग्रेस विरोधी राजनीतिक विचारों को इंग्लैंड में प्रचारित करने के लिए बेक की सहायता से 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। कांग्रेस की नीतियों के विरोध का एकमात्र लक्ष्य ये था कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की मांगों को स्वीकार न करे। फिर भी 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हो गया। अतः पुनः मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए बेक ने सर सैयद अहमद खां के सहयोग से दिसंबर 1893 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। 1898 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां तथा अगले वर्ष बेक का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उनकी नीति और राजनीति को जीवित रखा बेक के उत्तराधिकारी थियोडर मॉरिसन ने। इस प्रकार से अलीगढ़ आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार से अन्य कारणों की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत आता है उग्र हिंदू धार्मिक आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन जो है उसने जिस बौद्धिक जागरूकता का विकास किया उसने भारतीय मुसलमानों को अपनी पहचान स्थापित करने में सहायता मिली। इसी जागरूकता से आगे चलकर उन्हें राजनीतिक रूप से संगठित होने का अवसर मिला। किंतु इस स्थिति को उत्पन्न किया उग्र हिंदू धार्मिक आंदोलन ने, जिससे मुस्लिम जो सामुदायिक भावनाएं थी मुस्लिम सांप्रदायिक भावनाओं में परिवर्तित हो गई। यद्यपि राजा राम मोहन राय ने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना करके हिंदू धार्मिक पुनरुत्थान का सूत्रपात किया था, किंतु स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज ने जो था कट्टर हिंदू धार्मिकता का परिचय देते हुए गो हत्या के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया। 1882 ईस्वी में स्वामी जी ने गो रक्षणी सभा की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप सारे देश में गो हत्या के विरोध में दंगे हुए और इन दंगों में मंदिर, मस्जिद और दुकानें तक भी नष्ट कर दी गई थी। हिंदू धार्मिक आंदोलन की आक्रामक प्रवृत्ति महाराष्ट्र में अधिक दिखाई देती है, जिसका कि नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इसी प्रकार से इसी समय उत्तर पश्चिमी प्रांत में उर्दू भाषा को लेकर भी एक विवाद उत्पन्न हो गया। इस प्रांत के न्यायालय और शासन के निम्न स्तर पर उर्दू भाषा का प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा था, किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उर्दू के बदले हिंदी को शासन की भाषा के रूप में प्रयोग करने की मांग की जाने लगी। लेकिन मुसलमानों ने रुष्ट हो जाने के भय से इस मांग को स्वीकार नहीं किया। फिर भी 1900 ईस्वी में प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मैकडॉनल ने बिना किसी पूर्व मंत्रणा के हिंदी जो थी उसको न्यायालयों की वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, जो कि हिंदू मुस्लिम जो संबंध थे इनके लिए घातक सिद्ध हुई। इसी प्रकार से ब्रिटिश नौकरशाही जो थी इसकी भी भूमिका जो है वो सांप्रदायिकता जो है उसके उद्भव में महत्वपूर्ण रही।
इस प्रकार से अगर हम बात की, इससे आगे अगर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत ही जो आगा खां जो है, इनके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां जो है ये वायसराय से मिले और उन्होंने अपने जो प्रार्थना पत्र उनके सम्मुख रखा था उसमें जो मांगें रखी गई थी वो मांगें इस प्रकार से थी कि मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान मिले, नौकरियों में प्रतियोगी तत्व की समाप्ति हो, प्रत्येक उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय में मुसलमानों को भी न्यायाधीश का पद मिले। इसी प्रकार से विधान परिषदों के चुनाव के लिए मुख्य मुस्लिम जमींदारों, वकीलों, व्यापारियों और अन्य महत्वपूर्ण हितों के प्रतिनिधियों, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं के मुसलमान सदस्य तथा 5 वर्षों अथवा किसी ऐसी ही अवधि के पुराने मुसलमान स्नातकों के निर्वाचक मंडल बनाए जाएं। 1909 ईस्वी का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके अंतर्गत ब्रिटिश जो भारत थी उसके प्रत्येक विधानसभा के लिए मुसलमानों को अपने समुदाय पर आधारित चुनाव मंडलों से अपने प्रतिनिधियों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक अनुपात में चुनने का अधिकार मिला। और इस मुस्लिम सांप्रदायिकता के उद्भव के चलते ही आगे चलकर मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना हुई। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड मिंटो जो हैं उनसे एक 36 मुसलमानों का शिष्टमंडल जो है ये शिमला में मिला। शिष्टमंडल जो है इसने वायसराय को मुसलमानों की राजभक्ति का विश्वास दिलाया और अपने लिए कुछ सुविधाओं की मांग की। वायसराय जो है उन्होंने उनकी मांगों को जायज़ ठहराया और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। इससे उत्साहित होकर मुसलमानों ने एक केंद्रीय संगठन के निर्माण की योजना बनाई। दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है उसमें भाग लेने के लिए प्रमुख मुसलमान एकत्रित हुए और वही संस्था के निर्माण की योजना बनी। फलतः 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन मुल्क, आगा खां और नवाब वकार उल मुल्क के प्रयासों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना का निर्णय लिया गया। सभा की अध्यक्षता नवाब वकार उल मुल्क ने की थी। मुस्लिम लीग जो है इसने अपने जो प्रमुख उद्देश्य थे वो 1907 ईस्वी के जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें अपने मुख्य जो उद्देश्य थे उनके बारे में बताया था, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि भारत के मुसलमान जो है इनमें अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ाना और सरकार के प्रति गलत फहमी को दूर करना। इसके अलावा भारत के मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को विनीत ढंग से सरकार के सम्मुख रखना। इसके अलावा पहले दोनों उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाए बिना मुसलमानों तथा अन्य संप्रदाय जो हैं उनके बीच मैत्री भावना का प्रचार करना। इस प्रकार भारतीय राजनीति में अंग्रेज सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक त्रिभुज बना। कांग्रेस और लीग दोनों की स्थापना में सरकार ने दिलचस्पी ली थी। ये अलग बात है कि कांग्रेस और लीग ने अपने अपने निहित स्वार्थ थे जिनकी उन्होंने रक्षा की थी। थैंक यू।